नमस्कार छात्रों, आज हम हिंदी सुलभ भारती से कक्षा 7वीं के पाठ क्रमांक 4 देहात और शहर इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं अभिषेक पांडे। अभिषेक पांडे जी का जन्म 29 जनवरी 1992 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। अभिषेक पांडे जी की रचनाओं में हमें भारत की विविध समस्याएं जैसे कि बेरोजगारी, प्रदूषण, बढ़ती गरीबी, बढ़ती हुई जनसंख्या आदि की जानकारी मिलती है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने पत्राचार के माध्यम से देहात और शहर के बीच आपसी वार्तालाप को दिखाया है और छात्रों को भी पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया है। बच्चों, इस पाठ में उन्होंने हमारे समाज में स्थित कई सामाजिक समस्याओं और नई योजनाओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहा है। आज के आधुनिक मानव के जीवन में अनेक समस्याएं हैं। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अपनी समस्याओं से परेशान है। लेखक कहते हैं कि ऐसी स्थिति में हमें एक दूसरे के सुख दुख और कमियों एवं अच्छाइयों को समझकर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो छात्रों, हम देखते हैं कि इस पाठ में देहात और शहर दोनों पत्र के माध्यम से समाज में हो रहे परिवर्तन और जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा करते हैं। पहले परिच्छेद में हम देखते हैं कि जो देहात है, देहात मतलब गांव, जो देहात है अपनी समाज में हो रहे परिवर्तन और बहुत सारी समस्याएं से वो दुखी है और इसी पर वह शहर को पत्र लिखकर अपनी समस्याओं आदि पर चर्चा करता है। तो पहला परिच्छेद हम देखते हैं। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में हैं, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। सोचा पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी हैं। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई हैं। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। बच्चों, यहाँ पे देहात अपनी मित्र शहर से पहले तो दूरध्वनि यानी टेलीफोन पर बात करता है। तो वो कहता है कि टेलीफोन पर इतनी बातें नहीं हो पाती, इसलिए उसने अपने मित्र को पत्र लिखा। पत्र में वो कहता है कि मैं हर समय तुम्हें क्या अपनी दुखड़ा ने हमेशा क्या अपनी दुख भरी बातें सुनाऊं। इस बार मैं तुमसे कुछ अच्छी बातें साझा करता हूँ। साझा करना मतलब कुछ अच्छी बातें शेयर करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। देहात कहता है कि अब देहात में भी डिजिटल क्रांति यानी न्यू टेक्नोलॉजी का असर अब गांव में भी दिखने लगा है। जैसे कि मोबाइल के आ जाने से गांव में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। गांव में भी मोबाइल के माध्यम से लोगों को बहुत सारी सूचनाएं मिलने लगी हैं और बहुत सारी परियोजनाएं जो सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं उस पर भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। उनमें से एक परियोजना है स्वच्छ ग्राम और स्वस्थ ग्राम। मतलब अगर हमारा गांव स्वच्छ होगा तभी तो गांव के नागरिक भी स्वस्थ रहेंगे। तो ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं घर घर तक पहुंच रही हैं। अब यहाँ पे गांव कहता है ग्रामजन मतलब जो गांव के जो लोग हैं
वे शिक्षा की ओर भी आगे बढ़े हैं, स्वास्थ्य की ओर भी, रोजगार, खेती के नवीन औजार, मोबाइल के माध्यम से लोगों को खेती के बारे में, शिक्षा के बारे में, चाहे वो नौकरी हो के बारे में, उन लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलने लगी है। जैसे कि आधुनिक खेती यानी कि खेती में किस तरह से परिवर्तन किया जा सकता है, कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं, बहुत गाँव के लोगों को भी अब थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलने लगी है। बच्चों, हम पहले देखते थे कि गाँव में इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, लेकिन अब अगर हम गाँव जाते हैं तो हमें बहुत सारे परिवर्तन देखने मिलते हैं और उसका एकमात्र कारण है ये डिजिटल क्रांति, यानी कि जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से बहुत सारे परिवर्तन गांव में भी हमें देखने मिल रहे हैं। पहले लोग खुले में शौचालय जाया करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब मोबाइल की वजह से टीवी, घर घर टीवी होने लगी, सबके पास मोबाइल हो गया और सरकार की जो भी योजनाएं हैं गांव में अच्छी तरह से काम करने लगी। अब घर घर में शौचालय यानी बाथरूम जैसी सुविधा लोगों को मिलने लगी है और लोग इसके प्रति, गांव के लोग भी जागरूक हो रहे हैं। अब आगे देहात कहता है कि हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वहीं की वहीं हैं। जैसे कि गांव कहना चाहता है कि कुछ तो परेशानियां पहले जैसी अभी भी हैं। जैसे कि पीने का पानी लाने के लिए आज भी गांव के लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है। मतलब जो उन्हें पीने के पानी की जो सुविधा है वो पूरी तरह से नहीं मिल पाती। उन्हें आज भी कोसों दूर पीने का पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। गांव में विद्यालय तो बहुत सारे हैं, स्कूल तो बहुत सारे हैं, पर उसमें जो सुविधाएं होती हैं वह पूरी तरह से उन्हें नहीं मिल रही हैं। और महाविद्यालय मतलब जो कॉलेजेस हैं वह गांव से बहुत दूर होते हैं, जिसके कारण जिनके पास साधन होते हैं वो लोग तो फिर भी चले जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनके पास ट्रैवलिंग करने के लिए जो साधन होते हैं, क्योंकि हम गांव में देखते हैं कि गाड़ियाँ जो हमें ट्रैवलिंग करने के लिए हमें जो सुविधा होनी चाहिए वो पूरी तरह से सुविधा नहीं होती है। तो जिनके पास पर्सनल गाड़ियाँ होती हैं या साइकिल वगैरह होते हैं वो लोग फिर भी चले जाते हैं। बट जो लड़कियां हैं, बहुत से लोग हैं ऐसे हैं जो महाविद्यालय यानी स्कूल तक तो पढ़ लेते हैं बट कॉलेज तक नहीं जा पाते हैं। अब देहात यहाँ कहता है कि शहर से कहता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं हैं, विकसित तकनीकी है, तुम्हारी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। यहाँ पे देहात शहर से कहता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक यानी कि नए आधुनिक न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और रोज़ नई नई तकनीकें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे तुम लोग शहर के लोगों में बहुत सारी तकनीकी हैं जिससे शहर के लोग आगे बढ़ रहे हैं। मतलब वो कहता है दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहे हैं। ये दिन दुगनी रात चौगनी बच्चों ये एक मुहावरा है। मतलब तेज गति से विकसित होना, मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी उन्नति प्राप्त करना। जैसे कि यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में चार चांद लगा देती हैं। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। बच्चों, यहाँ पे देहात शहर को कहता है कि शहर में तो दिन ब दिन उन्नति हो रही है, बहुत सारे आधुनिक साधन हैं वहाँ पे, या लोगों के पास यातायात यानी ट्रैवलिंग की बहुत सारी सुविधा है। जैसे कि हम शहरों में देखते हैं लोकल ट्रेन है, बसें हैं, रिक्शा है, बहुत सारी सुविधाएं यातायात के लिए है। तो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से, चाहे वो कितनी भी दूर हो, आसानी से जाया जा सकता है। पर देहातों में इतनी सुविधा अभी नहीं होती है। तो और शहरों में पक्की बड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं और शहरों में क्या होता है, 24 घंटे बिजली होती है, जो
शहर की रौनक में चार चांद लगा देती है। देहात कहता है कि उसका मन अभी भी उदास है। वो कहता है कि अब गांव में पहले जैसी खुशहाली नहीं रही। पहले गांव में चारों तरफ हरियाली रहती थी, हर जगह रौनक रहता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं रहा है। देहात कहता है कि मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। यहाँ के कुछ लोग अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। देहात कहता है कि गांव में अब पहले जैसी हरियाली, पहले जैसा रौनक नहीं रहा। असुविधा यानी लोगों में बहुत सारी, गांव के लोगों को जो सुविधा चाहिए वैसी सुविधा अभी भी गांव में नहीं मिल रही है। बेरोजगारी, लोग खेती नहीं करना चाहते, तो इसकी वजह खेती के लिए भी उन्हें बराबर से सुविधा नहीं मिलती, या फिर समय पे बारिश नहीं आती, या फिर सूखा पड़ जाता है। जो युवा पीढ़ी है वो खेती नहीं करना चाहती, तो इसकी वजह से वहाँ पे बेरोजगारी, आपस में लोगों में ज़मीन को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, या फिर छोटी छोटी बातों को लेके आपस में झगड़े, गुटबाजी मतलब दो समूह बना लेते हैं, आपस में झगड़े करते हैं। गांव में अशांति, ऐसी बहुत सारी समस्या से गांव अभी भी जूझ रहा है। लेखक यहाँ कहते हैं कि देहात कहना चाहता है कि गांव में अभी भी अशिक्षित लोग, अशिक्षित मतलब जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, और जो अल्प शिक्षित मतलब जो शिक्षित है लेकिन पूरी तरह शिक्षित नहीं है, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ हैं, ऐसे लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जैसे कि गांव में जो बढ़ती जनसंख्या से भी देहात परेशान है कि अगर शहरों में हम देखते हैं कि जो शिक्षित लोग हैं वह छोटा परिवार सुखी परिवार का नारा हम शहरों में देखते हैं, उस तरह जो गांव में जो अशिक्षित लोग हैं, जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो तो समझता है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते। तो इसकी वजह से गांव में जनसंख्या भी बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ने की वजह से वहाँ पे बेरोजगारी आदि ऐसी बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। लोगों का काम धंधा ठीक से नहीं चलता है। देहात कहते हैं कि रोज़गार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं हैं, बीमारियां हैं, पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं हैं। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती। मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूं? अब यहाँ हम देखते हैं कि देहात कहता है कि उसके पास जैसे कि अशिक्षा है, बेरोजगारी फैल रही है, और लोग खेती छोड़कर रोज़गार की तलाश में शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। शहर की चमक दमक देखकर लोग शहरों की ओर जा रहे हैं। इसकी वजह से गांव में क्या हो रहा है, बहुत सारी असुविधा हो रही है। लोगों को गांव में काम कराने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि गांव के सारे लोग शहरों की ओर बढ़ते आ रहे हैं। शहरों का आकर्षण गांव लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं, और गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं यानी कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो भी ठीक तरह से नहीं है। अगर अस्पताल वगैरह हैं तो वो बहुत दूर दूर हैं, और अस्पताल होने के बावजूद उसमें जो बीमारियां होती हैं उनकी अच्छी से ट्रीटमेंट नहीं होती। उनकी सुविधाएं, जो बीमारी की दवाइयाँ या फिर अच्छी सुविधाएं वहाँ पे लोगों को नहीं मिल पाती है। लोगों को ठीक समय पर दवाइयाँ नहीं मिल पाती। देहात बहुत दुखी है। वो कहता है कि इन सारी कारणों के, इन सारी समस्याओं से मेरा परिवार टूट सा रहा है। वह शहर से प्रश्न करता है कि बताइए मैं क्या करूं? और वह अपना पत्र यहाँ समाप्त करके अपनी सारी समस्याएं, अपने परिवर्तन बताकर अपने मित्र को लिखता है। तुम्हारा मित्र
देहात। तो छात्रों, अब तक हमने देखा कि देहात शहर को पत्र के माध्यम से देहात में जो भी समस्याएं हैं उन पर चर्चा करता है और देहात इससे बहुत ही दुखी है। वो सारी समस्याएं अपने मित्र शहर से पत्र के माध्यम से करता है। अब इस परिच्छेद में हम देखते हैं कि शहर देहात को पत्र लिखकर उसे क्या जवाब देता है। शहर पत्र लिखता है, प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। अब जिस दिन शहर पत्र लिखता है उस दिन 15 अगस्त होता है। उस अपने मित्र देहात को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी प्रगति यानी तुम्हारे प्रोग्रेस से बहुत खुश हूँ। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती, धीरे धीरे और भी विकास होगा। अब शहर कहता है कि परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है। सृष्टि यानी संसार, दुनिया, ये तो संसार का नियम है कि अब धीरे धीरे बदलाव होगा और ये बदलाव धीरे धीरे गाँव में भी होगा, देहात में भी होगा और देहात और भी विकसित होगा। अब यहाँ हम देखते हैं कबीर के पद के माध्यम से यह समझाया गया है कि हमें कोई भी काम जल्दबाजी से नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यहाँ पे कबीर जी कहना चाहते हैं इस दोहे में कि धीरे धीरे रे मना, कि मनुष्य को अपने मन को यह समझाना चाहिए कि हे मन, तू धीरज रख, तू अधीर मत हो, तू शांत रह, मतलब धैर्य रख, सब कुछ और सब ठीक होगा। माली सींचे 100 घड़ा, माली चाहे कितना भी घड़ा पानी पेड़ में डाले, ऋतु आए फल होए, जब उसका ऋतु होगा उसी समय पेड़ में फल फूल लगेंगे। तो यहाँ पे कबीर कहना चाहते हैं कि हमें अपने मन में शांति बनाए रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। जब धीरे धीरे जैसे समय बीतता है वैसे परिवर्तन भी होता है। आगे देखिए, लेखक कहना चाहते हैं पत्र के माध्यम से कि माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब क्या सुखी हैं? चिराग तले अंधेरा है। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। अब शहर यहाँ कहता है कि जिस तरह से देहात से मतलब गाँव से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, क्या सभी लोग शहर में खुश हैं? नहीं, सभी लोग खुश नहीं हैं। यहाँ पे उन्होंने एक कहावत कहा है, चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा बच्चों, यह एक कहावत है जिसका अर्थ है योग्य व्यक्ति के आसपास भी अयोग्यता। मतलब जो लोग शहर में आ रहे हैं, क्या वो लोग बहुत खुश हैं? वो अपने देहात से अपना सब कुछ छोड़ के, अपनी खेती बाड़ी घर द्वार सब कुछ छोड़कर शहर की तरफ पलायन तो करते हैं, लेकिन क्या शहर में आने के बाद उन्हें वो सारी खुशियाँ मिल जाती हैं? तो उन्होंने कहावत कहा है कि चिराग तले अंधेरा। जब चिराग यानी कि जब दिया जलता है तो हम देखते हैं कि उसके नीचे अंधेरा ही छाया होता है, तो सभी को सारी खुशियाँ नहीं मिलती। शहर कहता है, अगर तुम देखोगे कि जिन बस्तियों में, मतलब बस्तियाँ मतलब जो चौल मोहल्ला है, जिन हालात में गांव के लोग आकर रहते हैं, अगर तुम सुनोगे तो व्यतीत हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे, चिंतित हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की तुम बात कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है? तुम्हारे यहाँ से जो आते हैं कई बार बाद में पछताते भी हैं। शहर कहता है कि गांव से लोग जब शहर में आते हैं, जिस चमक दमक की लिए लोग आते हैं, वो सबको कहाँ मिल पाता है? कहाँ सब आलीशान बंगले में, बिल्डिंगों में रह पाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है जो लोग आते हैं वह आने के बाद बहुत पछताते भी हैं कि उन्होंने इतना बड़ा गलत कदम क्यों उठाया। आगे पत्र में देखिए,
शहर कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आनी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशल्य, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। शहर कहता है कि गाँव से कहता है कि जो भी गाँव के लोग आते हैं तुम उन्हें समझाओ। तुम उन्हें छोटे परिवार यानी छोटा परिवार क्या होता है, सुखी परिवार होता है, उसके बारे में जागरूकता गाँव के लोगों में बढ़नी चाहिए। और उनके अंदर जो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों जो कौशल है उनको बढ़ावा देना चाहिए। कौशल मतलब जो गाँव में बहुत सारे टैलेंट होते हैं उनको बढ़ावा मिलना चाहिए। गाँव में भी कंप्यूटर के नॉलेज, कंप्यूटर के संबंध में जानकारी मिलनी चाहिए। आगे शेर लिखते हैं, खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अब यहाँ पर शायर कहता है कि खेल के बारे में बताता है कि खेल तो ग्रामीण जीवन के लोगों की आत्मा में बसता है। वहाँ पे दौड़ना, तैरना ये सब तो आम बात हो जाती है, जो कि शहरों में करना मुश्किल हो जाता है। शहरों में तो हमें यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती, तो हम तैरना, दौड़ना, पेड़ पर चढ़ना उतरना आदि कहाँ से करेंगे। गाँव के बच्चों के रग रग में ये सारी चीज़ें बसी हुई हैं। तो शहर कहना चाहते हैं कि गाँव आज जो भी हमारे देश में जो भी खिलाड़ी हैं, जो भी स्पोर्ट्स में आगे हुए हैं, वह इन छोटे छोटे गाँवों से ही तो आए हैं। चाहे हम खली का उदाहरण ले सकते हैं या फिर कोई क्रिकेटर है उनका उदाहरण देके उन्हें समझाना चाहिए कि तुम्हारे अंदर जो कौशल है उसको तुम बाहर निकालो। ये गाँव के लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वहाँ के लोगों का सही मार्गदर्शन करें। शेर आगे लिखता है कि अपने गाँव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। शहर गांव से कहता है कि हम दोनों की समस्या एक है। गाँव की भी समस्या अशिक्षा, बढ़ती आबादी और गरीबी है, और वही हाल शहरों में भी है, क्योंकि गाँव से तेज़ी से लोग शहरों में बढ़ रहे हैं, तो जिसके कारण बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। आगे परिषद में देखते हैं, मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दें। तुम गाँव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। अब यहाँ पे शहर कहता है कि देहात से कि तुम गाँव के लोगों को छोटे छोटे व्यवसायों के बारे में समझाओ। सहकारिता मतलब सभी लोग मिलकर किस तरह से छोटे छोटे व्यवसाय, लघु उद्योग कर सकते हैं, जैसे फल उत्पादन करना, औषधीय वनस्पति की खेती करना। जिसके पास खेती वगैरह नहीं है वह पशुपालन जैसे व्यवसाय भी वहाँ पे शुरू कर सकता है। शहर कहता है कि देहात भाई, तुम कितनी भाग्यशाली हो, मतलब तुम कितनी लकी हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। मतलब ऐसा वातावरण जहाँ पे प्रदूषण का नामो निशान नहीं है। खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्पों, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास हैं। चिल्पों मतलब शोर। यहाँ
शहर कहता है कि गांव में खुला खुला परिसर, मतलब गांव में घर कितने दूर दूर होते हैं, फैले फैले होते हैं, लोगों को बहुत जगह मिलती है, न वहाँ गाड़ियों की धुआं होती है, न गाड़ियों की आवाज़ होती है, और चिल्पों चिल्पों मतलब कोई शोर शराबा नहीं होता है, हर जगह हरे भरे पेड़ हैं। तुम कितनी लकी हो, तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें हैं। और रात को सोते समय तारों भरा आसमान देखने मिलता है, और सुबह उठते ही सूर्य उगते हुए सूरज के दर्शन होते हैं। कितना सुंदर और अच्छा लगता है ये सब। अब शहर कहता है कि हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। सही बात है ना शत्रु। शहरों में हमें कहाँ देखने मिलता है जब सूर्योदय होता है, या फिर हम खुला आसमान हम नहीं देख पा सकते। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इनके आगे हमें कुछ नज़र ही नहीं आता, और ना ही वैसा गांव जैसा खुला माहौल हमें यहाँ पे दिखाई देता है। ये तुम नहीं, शहर कहता है, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारी तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। शहर कहता है कि तुम ये नहीं समझ सकते, शहर में लोग कितनी तकलीफ़ झेल रहे हैं, और उन्हें सलाह देता है कि तुम्हारे जो तहसीलदार, जो तुम्हारे जो जिला अध्यक्ष हैं, जो क्षेत्र के जो लोग हैं, क्षेत्र मतलब जो एरिया के, जो गांव के जो लोग हैं, उनको उनका सर्वांगीण विकास, यानी कि ओवरऑल उनका विकास, डेवलपमेंट होना चाहिए। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, मतलब जो नेता हुए, जो सरपंच हुए, वे लोग गांव के लोगों को गांव के महत्व को समझाएं और उनका सहयोग करें, उनकी सहायता करें। आगे शहर लिखता है, तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। वे हमारी आशा स्थान हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। यहाँ पे अंत में शहर कहता है कि गांव में जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उसी समय उन्हें सही दिशा, यानी सही डायरेक्शन दिया जाना चाहिए। तभी से बच्चों का सही मार्गदर्शन, मतलब उन्हें सही रास्ता दिखाया जाना चाहिए कि भविष्य में उन्हें शहर में आके भटकना ना पड़े, उन्हें शहर में आके कोई तकलीफ़ झेलनी ना पड़े। उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। सबकी आस वहीं पर टिकी है। शहर कहता है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम इन बातों पर ध्यान दोगे। तुम्हारा अपना शहर। तो बच्चों, हम देखते हैं कि शहर और देहात, इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें यह सीख देना चाहते हैं कि गांव के लोग शहरों की चकाचौंध देखकर आ तो जाते हैं, लेकिन आकर यहाँ बुरी तरह से फंस भी जाते हैं। सभी को वो सारी चीज़ें नसीब नहीं मिल पाती जो शहर के बाकी लोगों को के पास होती है। सभी लोग वैसी लाइफस्टाइल नहीं जी पाते। बहुत लोग हताश होते हैं। वो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं, या फिर वो गलत रास्ते पर भी निकल जाते हैं। तो पत्र के माध्यम से लेखक ने शहर के माध्यम से गांव के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो ऐसी गलतियां ना करें। यह गांव के लोगों की, यहाँ वहाँ के जो जिला परिषद है, या जो वहाँ के नगर सेवक हैं, जो वहाँ के सरपंच है, वहाँ के लोग शिक्षक हैं, वो उनका सही, वहाँ के जो युवा पीढ़ी है, उनका सही से मार्गदर्शन करें, उन्हें सही रास्ता दिखाएं, ताकि वह शहरों में आके भटके नहीं, वह गांव में ही बहुत अच्छे व्यापार या फिर किसी अच्छे खेल में अपना भविष्य बना सकते हैं। बच्चों, देहात और शहर, इस पाठ के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है, यह संदेश मिलता है कि हमें दूसरों को देखकर
कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरों के द्वारा कितनी भी सहायता करने से मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें खुद कष्ट, हमें खुद मेहनत करनी चाहिए। हम पर जो भी मुसीबतें आती हैं, हमें डटकर उसका सामना करना चाहिए, ना कि उसे डर कर छोड़कर भाग जाना चाहिए। अयोग्य को योग बनाकर अपनी बुद्धि का सही उपयोग करके हमें काम को सही ढंग से करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि हमें दूसरे की प्रगति को देखने से अच्छा यह है कि हम अपने ही अंदर कमियों को पहचानें, हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको पहचान कर उसका सही समाधान निकालें। और अगर हम ऐसा करते हैं, हम अपनी गलतियों को पहचानते हैं, हम मेहनत करते हैं, तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है और हमारा लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग सरल और आसान हो जाता है। आइए छात्रों, अब हम देखते हैं देहात और शहर पाठ का स्वाध्याय। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, गाँवों पर किस क्रांति का असर दिखाई पड़ने लगा है? उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, गाँव पर डिजिटल क्रांति का असर दिखाई पड़ने लगा है। दूसरा प्रश्न, गांव में कौन सी योजना घर घर तक पहुंच गई है? उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, गांव में स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। शहर ने देहात को किसके उपलक्ष्य में बधाई दी? इसका उत्तर लिखेंगे, शहर ने देहात को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बधाई दी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत लिखिए। पहला, खेल ग्रामीण जीवन की आत्मा है। अब यह वाक्य सत्य है या असत्य, यानी सही है या असत्य लिखिए। खेल ग्रामीण जीवन की आत्मा है या सही। दूसरा प्रश्न, गांव में बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल हैं। तो ये वाक्य क्या है? क्या गांव में पर्याप्त मात्रा में अच्छे अस्पताल हैं? नहीं ना, तो इसका उत्तर होगा गलत। छात्रों, उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।